जब जब आतंकवाद के नाम पर किसी मुसलमान को गिरफ्तार किया जाता है तो तमाम चैनल्स के ज़रिए बड़ी खबर के तौर पर उसको दिखाया जाता है, उस पर बाकायदा डिस्कशन होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जाती हैं। लेकिन जब वही शख्स 8-10 साल 15-20 साल बाद बाइज्जत बरी होता है कोर्ट के, तो एक टिकट तक की जगह नहीं मिलती। ऐसी एक खबर परसों सामने आई। एनआईए ने, विशेष अदालत ने एनआईए की, महाराष्ट्र की, 2016 में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS में युवाओं को भर्ती के लिए प्रेरित करने के आरोप में इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के गिरफ्तार किए गए एक कर्मी को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष का बयान आकर्षक हो सकता है, लेकिन ये सबूतों द्वारा भी साबित होना चाहिए। विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश AM पाटिल ने अब प्रतिबंधित IRF के लिए काम करने वाले अर्शी कुरैशी को सबूतों के अभाव में शुक्रवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस फैसले की विस्तृत प्रति शनिवार को उपलब्ध हुई। कुरैशी को वर्ष 2016 में ISIS से कथित सदस्य अशफाक मजीद के पिता की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। शिकायत में पिता ने कहा था कि उनका बेटा लापता किया है कि वो आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया है। एनआईए ने कुरैशी पर कथित गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उससे गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम UAPA की धाराओं के तहत आरोपी बनाया था। एजेंसी ने कुरैशी पर भारत के खिलाफ नफरत फैलाने और प्रतिबंधित संगठन ISIS की गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करने का आरोप लगाया था। विशेष लोक अभियोजन सुनील गोंसाल्विक ने कहा कि केरल के कुछ कट्टरपंथी युवाओं और IRF सदस्यों द्वारा अशफाक मजीद और उसके सहयोगियों को कट्टरपंथी जिहादी विचारधारा में शामिल करने का यह मामला है, जिन्होंने अशफाक और उसके सहयोगियों को ISIS में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा है कि अन्य आरोपी अब्दुल रशीद अब्दुल्ला लापता युवकों के समूह के लिए अशफाक के घर पर कक्षाएं चलाता था। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि युवक चर्चा करते थे कि भारत वो जमीन नहीं है जहां पर शरिया कानून लागू है। वे चर्चा करते थे कि अच्छे मुस्लिम और धर्म के बेहतरीन अनुयायी होने के नाते उन्हें ऐसी जमीन पर रहना चाहिए जहां पर शरिया कानून लागू है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि अब्दुल्ला ISIS से जुड़े लोगों के संपर्क में था और डार्कनेट ब्राउजर का इस्तेमाल उसने संवाद के लिए करता था। हालांकि कुरैशी के वकील DW पठान और IA खान ने दावा किया NIA की प्राथमिकी मनगढ़ंता और देर से दर्ज की गई है और इस मामले की जांच पहले ही 2 थाने केरल के कर चुके हैं। अभियोजन पक्ष ने मामले में 57 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें लापता युवक के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। हालांकि गवाहों और अशफाक के पिता ने अभियोजन के दावों का समर्थन नहीं किया। मजीद के पिता ने बताया कि उसने बेटे के लापता की शिकायत केरल के पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। हालांकि मुंबई स्थित नागपड़ा पुलिस थाने में पुलिस ने शिकायत दर्ज की और उनसे हस्ताक्षर करने को कहा। NIA ने नागपड़ा पुलिस थाने में दर्ज मामले के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। अदालत ने मामले पर फैसला देते हुए कहा कि केवल दावा ही सबूत का स्थान नहीं दे सकता। अभियोजन का तर्क और कहानी आकर्षण हो सकती है, लेकिन इसे सबूतों के आधार पर साबित होना चाहिए। सबूतों के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में सफल रहे। अदालत ने कहा है कि सबसे अहम है कि अशफाक के पिता, मां और भाई गवाही में गैर कानूनी गतिविधि और कुरैशी को आतंकवादी संगठन से समर्थन को लेकर चुप हैं। अदालत ने कहा है कि अशफाक द्वारा भाई, जो इस मामले में गवाह है, को ISIS ने रहने से संबंधित दी गई जानकारी इस मामले के गवाह की गवाही पर गंभीर आशंका पैदा करते हैं, क्योंकि उसके मोबाइल फोन को NIA द्वारा जब्त नहीं किया गया था। अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि कुरैशी द्वारा 2 गवाहों के इस्लाम में धर्मांतरण का दावा भी इन गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन में दी गई गवाही के कारण संदेह के घेरे में आ गया था। अदालत ने कहा है कि उन्होंने जिरह में स्पष्ट रूप से बयान दिया कि कुरैशी ने उन्हें कोई आपत्तिजनक बात या बयान नहीं दिया और उन्हें आरोपी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि अन्य गवाहों के सबूत भी
आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा, इन परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियोजन कुरैशी के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा है और इसलिए वे बरी होने का हकदार है। तो देखा जिस तरह से इस पूरे फैसले में जो जज हैं उनके ज़रिए बार बार एनआईए की जांच के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं, जो सबूत हैं उनको किस तरह से इकट्ठा नहीं किया गया एनआईए के ज़रिए, गवाहों का जिक्र किया गया है कि गवाहों ने कोई भी इनके खिलाफ बयान नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद 6 साल लगे बाहर आने में। 6 साल बाद बाइज्जत बरी किया गया, लेकिन अभी भी एनआईए इस पूरे मामले को लेकर अपर कोर्ट में जाएगी और अभी भी परेशानी ख़त्म नहीं हुई है छूटने वाले व्यक्ति की आतंकवाद के मामले में, क्योंकि इस तरह के केसेस में देखने में आता है कि एनआईए फिर हाई कोर्ट जाती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाती है और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से हार जाती है तब जा कर के लोगों की परेशानी दिक्कत ख़त्म होती है। लेकिन इस तरह की चीज़ों पर मीडिया पूरी तरह से खामोश रहती है। जब कोई जेल से छूटता है आतंकवाद के मामले में, जब फर्जी साबित होता है एनआईए की पूरी जांच, ये साबित होता है कि किस तरह से रिपोर्ट केरल में लिखाई जा रही है, मामला मुंबई में दर्ज हो रहा है और उसको एनआईए अपनी तफ्तीश में मामले को लेकर के किस तरह से गिरफ्तारियां करती है, फर्जी सबूत बताने की कोशिश करती है, माँ बाप कह कुछ रहे हैं और दिखाया कुछ जाता है, तो जिससे ये जाहिर होता है कि इसी तरह का मामला आप देख सकते हैं पीएफआई के केस में एनआईए कर रही है। और जाहिर सी बात है लोगों के अब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं कई कई साल उनको बाहर आने में लग जाएंगे और आसान ज़िंदगी ना उनकी और ना ही उनके घर वालों की अब होने वाली है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।